की कहानी भविष्य में शुरू होती है, जहां पूरी दुनिया तबाही के कगार पर होती है। तभी हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर डैन दिखाया जाता है, जो कि आसमान से नीचे गिर रहा होता है। आसमान से नीचे गिरते हुए डैन एक स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और पूल से बाहर निकलकर अपने मिशन के लिए रेडी होता है। अब कहानी 28 साल पीछे शिफ्ट होती है, यानी कि दिसंबर 2022 में, जहां हमें डैन दिखाया जाता है, जो कि कॉल पे बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। डैन एक एक्स मिलिट्री सोल्जर रह चुका है और वो अब स्कूल में बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता है। अब डैन अपने घर में आता है, जहाँ क्रिसमस पार्टी चल रही होती है। डैन अपनी बेटी मूरी और वाइफ एमी से मिलता है। यह एमी डैन को बताती है कि तुम्हारे फादर का क्रिसमस कार्ड आया है। ये बात सुनते ही डैन उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है। डैन अपने फादर से बहुत नफरत करता है। अब डैन एमी को बताता है कि वो इस पार्टी में नहीं रुक सकता, क्योंकि उसे अभी एक इंटरव्यू के लिए जाना है। उसके बाद डैन इंटरव्यू के लिए जा ही रहा होता है कि तभी डैन को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस पोजीशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट नहीं हो। ये सुनकर डैन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने घर के अंदर वापस आता है और दुखी होकर टीवी पर फुटबॉल देखने लगता है। तभी फुटबॉल के ग्राउंड में एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं। इन सोल्जर्स की लीडर एक लड़की होती है, जिसका नाम हार्ट होता है। वो सबसे कहती है कि हम भविष्य से आए हैं और हम भविष्य में एक युद्ध लड़ रहे हैं इंसानों को बचाने के लिए, और भविष्य में अब जैसा चल रहा है उस हिसाब से 11 महीनों में पूरी दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए हमें हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए और आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अब मूवी की कहानी 12 महीने आगे शिफ्ट होती है, जहां हमें एक न्यूज में पता चलता है कि अब तक लाखों लोगों को फ्यूचर में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा चुका है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोगों को भविष्य में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, उतनी ही छोटी तादाद में लोग भविष्य से वापस आ रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में डर का माहौल है और लोग भविष्य में नहीं जाना चाहते। अब हम डैन को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता है और वो देखता है कि बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। इसीलिए वो बच्चों से कहता है कि आज हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। क्या कोई किसी और टॉपिक पर बात करना चाहता है? तभी एक बच्चा हाथ उठाता है, लेकिन डैन उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो बच्चा हमेशा वॉल्केनो से रिलेटेड सवाल करता है। यहाँ तक कि उसे वॉल्केनोस के बारे में सब कुछ पता है। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी डैन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसे जल्दी से एक पास के रिसर्च सेंटर पर बुलाया गया है। फिर उसके बाद डैन पास के रिसर्च सेंटर पर पहुंचता है, जहां डैन का हाथ एक मशीन में डाला जाता है। ये मशीन किसी भी आदमी का मौत का समय बता सकती है। उस मशीन के जरिए डैन के हाथ में एक जंप बैंड नाम का डिवाइस फिट किया जाता है और यहाँ डैन को बताया जाता है कि आज से ठीक 7 साल बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर डैन बहुत परेशान हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर उसकी मौत कैसे होगी, जिस पर एक सोल्जर कहती है कि हम आपको वो नहीं बता सकते, और वो डैन को कहते हैं कि आपको जल्दी ही युद्ध लड़ने फ्यूचर में जाना होगा, और यदि आपने भागने की या फिर इस डिवाइस को अपने हाथ से निकालने की कोशिश की तो आपको जेल हो सकती है, और हम इस डिवाइस की मदद से पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ पर है। अब डैन एमी के पास आता है और एमी को बताता है कि उसे चुना गया है फ्यूचर में युद्ध लड़ने के लिए और अब उसे जल्दी ही फ्यूचर में जाना होगा। अब इस बात को सुनकर एमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर से बहुत ही कम लोग वापस आते हैं। वो डैन से कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो अब डैन एमी से कहता है कि मेरे हाथ में लगे इस डिवाइस के जरिए वो मेरी लोकेशन पता कर सकते हैं, जिस पर एमी कहती है कि तुम्हें पता है कि इस डिवाइस को तुम्हारे हाथ से कौन निकाल सकता है। यहाँ पे एमी का इशारा होता है डैन के फादर की तरफ, लेकिन डैन अपने फादर से बहुत नफरत करता है, इसीलिए वो अपने फादर के पास जाना नहीं चाहता। पर अपने फैमिली के खातिर डैन अपने फादर के पास जाता है और यहाँ हम डैन के फादर को देखते हैं, जिनका नाम जेम्स होता है। यहाँ पर डैन अपने फादर से कहता है कि उसे अपने हाथ से डिवाइस को निकालना है, जिस पर जेम्स कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो डिवाइस को निकालने लगता है। तभी इन दोनों की बातें शुरू होती है और हमें पता चलता है कि जेम्स बचपन में डैन को और उसकी मॉम को छोड़कर चला गया था, इसीलिए डैन अपने फादर से बहुत नफरत करता है। धीरे धीरे यह पुरानी बातें बाहर आने लगती है और डैन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो डिवाइस को बिना निकाले अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद डैन एमी से कहता है कि उसने अब फैसला कर लिया है कि वो भविष्य में जाएगा और युद्ध लड़ेगा। एमी इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। भविष्य में जाने से पहले डैन अपनी बेटी से मिलता है
अब सीन शिफ्ट होता है और डैन पहुंचता है रिसर्च सेंटर, जहां वो बहुत सारे लोगों को देखता है और इन्हें यहाँ बताया जाता है कि इन्हें जल्दी ही भविष्य में भेजा जाएगा। और साथ ही में इन्हें यहाँ बताया जाता है कि इन्हें भविष्य में एलियन से लड़ना है, जिन्हें व्हाइट स्पाइक बुलाया जाता है। और इस बीच डैन की दोस्ती एक चार्ली नाम के आदमी से होती है। थोड़ी देर में चार्ली डैन से कहता है कि जितने भी लोग भविष्य में जा रहे हैं उन सब की उम्र 40 के आसपास है, इसीलिए हमें 30 साल आगे भविष्य में भेजा जा रहा है, क्योंकि 30 साल होने से पहले ही हम सब की डेथ हो जाएगी, इसीलिए हमारा सामना अपने आप से भविष्य में नहीं होगा। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की भविष्य में से आए हुए सोल्जर से सवाल पूछते हुए दिखती है। वो पूछती है कि जब तुम्हारे पास टाइम मशीन है तो तुम उस समय में जाके एलियंस को क्यों नहीं मारते जिस समय वो हमारी दुनिया में आए थे। तब सोल्जर उसे बताते हैं कि हमारी टाइम मशीन इस तरह काम नहीं करती, हम बस 30 साल आगे फ्यूचर में जा सकते हैं और वहाँ से 30 साल पीछे पास्ट में आ सकते हैं। और अब इन्हें बताया जाता है कि इन्हें आज से हर रोज ट्रेनिंग दी जाएगी और आज से 7 दिनों बाद इन्हें फ्यूचर में भेजा जाएगा। लेकिन जब ये सारे लोग रात में आराम कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर रेड अलर्ट होता है, जिस पर डैन हार्ट से रेड अलर्ट के बारे में पूछता है। वो डैन को बताती है कि उनकी भविष्य में एक लैब है जिस पर एलियंस ने हमला कर दिया है, इसीलिए अब हमें तुम्हारी जरूरत है। और अब धीरे धीरे सारे लोगों को भविष्य में भेजा जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ के सिस्टम में खराबी आ जाती है और भविष्य में जो लोग जमीन पर लैंड होने वाले थे वो सब आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। पर डैन और कुछ लोग स्विमिंग पूल में जाकर गिरते हैं, जिसके वजह से उनकी जान बच जाती है। पूल से बाहर निकलते ही डैन को एक लड़की का कॉल आता है जो वहाँ के आर्मी की कमांडर होती है। वो डैन से कहती है कि तुम आर्मी में एक सोल्जर रह चुके हो, इसीलिए तुम अपने लोगों की एक टीम बनाओ और तुम्हारे पास ही एक लैब है जहाँ हमारे कुछ साथी फंसे हुए हैं जिन पर एलियंस ने हमला कर दिया है, तो तुम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचो क्योंकि उनके पास कुछ खास जानकारी है। और अब डैन सारे लोगों को लेकर जल्दी ही लैब में पहुंच जाता है। अब हमें यहाँ एक एलियन की डेड बॉडी दिखाई जाती है। तभी वहाँ एक डोरियन नाम का आदमी उस एलियन का नाखून निकालने लगता है और डोरियन भविष्य में तीसरी बार आया है इन एलियन से लड़ने के लिए। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और डैन देखता है कि लैब के सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर ये सारी बातें वो कमांडर को बताता है जो उससे कॉल पे बात कर रही होती है। कमांडर डैन को वहाँ से कुछ हार्ड ड्राइव्स और बायोलॉजिकल मटेरियल्स लाने को बोलती है। फिर सारे लोग हार्ड ड्राइव्स और बायोलॉजिकल मटेरियल लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही ये लोग ऊपर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर व्हाइट स्पाइक्स आ चुके हैं। अब वो सारे व्हाइट स्पाइक्स इन पर हमला कर देते हैं। अब ये लोग इनसे बचते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। इनके पीछे बहुत सारे एलियंस होते हैं। तभी वहाँ पर आर्मी के प्लेन्स आते हैं और इन एलियंस पर बॉम्ब गिराते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया के सारे एलियंस मर जाते हैं। और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से डैन और उसकी टीम भी बेहोश हो जाती है। अब डैन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक आर्मी के बेस में पाता है जहाँ उसे चार्ली दिखता है। अब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो उनकी नज़र डोरियन पर पड़ती है। डैन डोरियन से बाकी के टीम मेंबर्स के बारे में पूछता है, जिस पर डोरियन बताता है कि बाकी के सारे टीम मेंबर्स मर चुके हैं। ये बात सुनकर डैन और चार्ली बहुत दुखी हो जाते हैं। अब डैन डोरियन से पूछता है कि तुम तीसरी बार भविष्य में क्यों आए, जिस पर वो बताता है कि उसे कैंसर है और वो जल्दी ही मरने वाला है, लेकिन उसे एज अ वॉरियर मरना है, इसीलिए वो भविष्य में तीसरी बार आया है। अब डैन को बताया जाता है कि कमांडर उससे मिलना चाहती है, जिसके बाद डैन कमांडर से मिलने पहुंचता है। यहाँ कमांडर डैन का शुक्रिया करती है लैब से जरूरी सामान लाने के लिए। थोड़ी देर में डैन को कमांडर का नाम पता चलता है और कमांडर का नाम होता है मूरी, यानी कमांडर और कोई नहीं डैन की बेटी होती है। डैन ये बात जानकर बहुत खुश होता है। अब मूरी डैन से कहती है कि हमें आपकी जरूरत है, इसीलिए आपको भविष्य में लाया गया है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है आपको भविष्य में लाने का। ऐसा लगता है कि मूरी अब डैन से नफरत करती है। अब मूरी डैन को अपने मिशन के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि हम जल्दी ही व्हाइट स्पाइक के घोंसले पर हमला करेंगे, जहाँ पे हम एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़ेंगे, क्योंकि फीमेल व्हाइट स्पाइक बड़े तादाद में मेल व्हाइट स्पाइक को जन्म देती है। और उस फीमेल व्हाइट स्पाइक से हम एक मेडिसिन बनाएंगे जिससे हम इन सारे एलियंस को खत्म कर सके। अब ये लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं। यहाँ मूरी डैन को बताती है कि हमें आज तक पता नहीं चला कि ये एलियंस अर्थ पर आए कैसे, क्योंकि किसी ने भी इन्हें स्पेसशिप से आते हुए नहीं देखा।
और फिर धीरे धीरे इनकी तादाद तेजी से बढ़ने लगी। फिर इन्होंने इंसानों पर हमला करना चालू कर दिया। अब थोड़ी देर में ये लोग व्हाइट स्पाइक के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। मूरी डैन को वही रुकने को कहती है और खुद नीचे घोंसले में चली जाती है। नीचे बहुत सारे लोग फीमेल व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मूरी भी उन लोगों की मदद करने लगती है। दूसरी तरफ डैन देखता है कि सारे एलियंस को पता लग गया है कि हम उनके घोंसले पर आए हैं, इसीलिए वो बड़ी तादाद में यही आ रहे हैं। इसलिए डैन मूरी को बचाने के लिए घोंसले में आता है। फिर सारे लोग मिलकर उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में डाल देते हैं और एक हेलीकॉप्टर उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को वहां से ले जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि एलियंस ने इनके ऊपर हमला कर दिया है। अब मूरी और डैन एलियन से बचते हुए एक गाड़ी में वहां से भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो समुद्र के किनारे पर रुकते हैं और यहाँ मूरी डैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि जब मैंने आपको ऊपर रहने के लिए कहा था तो आप नीचे क्यों आए? जिस पर डैन कहता है कि मैं अपने बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। और डैन पूछता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? जिस पर मूरी कहती है कि जब मैं 12 साल की थी तब आप मुझे और मॉम को छोड़कर चले गए, और जब मैं 16 साल की थी तब आपकी मेरे आंखों के सामने हॉस्पिटल के बेड पर डेथ हो गई। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और मूरी और डैन को उनके आखिरी बचे हुए लैब में लेकर जाता है। ये लैब बिल्कुल पानी के बीचों बीच होता है। यहाँ पर इन्होंने फीमेल व्हाइट स्पाइक को बांध कर रखा है ताकि ये लोग उस पर रिसर्च करके सारे व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए कोई मेडिसिन बना सके। अब मूरी उस एलियन का ब्लड सैंपल लेती है और उस पर रिसर्च करना चालू कर देती है। तभी यहाँ डैन आता है और मूरी उसे बताती है कि अगर हमने सारे एलियंस को मारने के लिए मेडिसिन बना भी ली तो भी हम सारे एलियंस को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम इस मेडिसिन को बड़ी तादाद में प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए इस मेडिसिन के बनते ही आपको इस मेडिसिन को अपने समय में वापस लेकर जाना होगा और वहाँ पर इसे बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना होगा, ताकि जब आपके समय में एलियंस इंसानों पर हमला करना चालू करे तो हमारे पास उनको मारने के लिए पहले से ही एक वेपन होगा। थोड़ी देर बाद मूरी एलियंस को मारने के लिए एक मेडिसिन बना लेती है। अब मूरी डैन को वो मेडिसिन देती है और उसे बताती है कि थोड़ी देर बाद आपको आपके समय में वापस भेजा जाएगा। जिसके बाद डैन कहता है कि मैं भविष्य में तुमसे मिलने फिर से वापस आऊंगा। तभी फीमेल व्हाइट स्पाइक जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इस आवाज की वजह से बहुत सारे एलियंस इनके लैब पर हमला कर देते हैं। अब मूरी डैन को एलियन से बचाते हुए उसे समय में वापस भेजने की तैयारी चालू करती है। तभी एक व्हाइट स्पाइक मूरी को घायल कर देता है। यहाँ मूरी डैन से कहती है कि मुझे उन सारी बातों के लिए माफ कर देना, जितनी भी बातें मैंने आपसे गुस्से में कही थी। मैं अभी भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब एक एलियन मूरी पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ पानी में खींचने लगता है और मूरी को बचाने के लिए डैन उसके पीछे कूद जाता है। लेकिन तभी टाइम मशीन एक्टिवेट होती है और डैन अपने समय में वापस आ जाता है। अब डैन हार्ट को वो मेडिसिन देता है और उसे मेडिसिन को भारी मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए कहता है। डैन बताता है कि ये मेडिसिन एलियंस को मार सकती है और तभी उसे अपने साइड में चार्ली दिखता है। अब हार्ट डैन को बताती है कि हमारी टाइम मशीन खराब हो चुकी है, जिसके वजह से अब वो भविष्य में नहीं जा सकते। थोड़ी देर में डैन अपने घर वापस आता है और मूरी को देखकर बहुत खुश होता है। वो एमी को बताता है कि उसने फ्यूचर में मूरी को देखा और मूरी ने ही इस मेडिसिन को बनाया है जो पूरे एलियंस को खत्म कर सकती है। लेकिन मूरी को कभी पता नहीं चला कि एलियंस धरती पर आए कैसे। जिस पर एमी कहती है कि क्या हो अगर एलियंस धरती पर पहले से हो, बस हमें उनके बारे में पता ना हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डैन डोरियन से मिलने आता है और वो डोरियन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी उस व्हाइट स्पाइक का नाखून है, जिसके जवाब में डोरियन हाँ कहता है। अब ये लोग उस नाखून को लेकर चार्ली के पास आते हैं और चार्ली उस नाखून पर टेस्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद चार्ली इन्हें बताता है कि इस नाखून के अंदर चाइना के वोल्केनो की राख है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इन एलियंस ने सबसे पहले रशिया में हमला किया था और रशिया में कोई भी वोल्केनो नहीं है, इसीलिए इन एलियंस की लोकेशन पता लगाना बहुत मुश्किल है। ये राख इस एलियन के नाखून पर कैसे आई, इसे पता लगाने के लिए हमें किसी वोल्केनो एक्सपर्ट के पास जाना होगा। ये बात सुनते ही डैन को उसके क्लास का लड़का याद आता है जो हमेशा वोल्केनो से रिलेटेड बातें ही किया करता था। अब ये लोग पहुंचते हैं उस लड़के के पास और उस लड़के को एलियंस के बारे में सारी बातें बताते हैं। तब वो लड़का बताता है कि बहुत सालों पहले चाइना में एक वोल्केनो ब्लास्ट हुआ था जिसकी राख रशिया तक गई थी, लेकिन जिस जगह तक वो राख गई थी वहाँ पर बर्फ जम चुकी है। अब डैन को पूरी बात समझ में आती है कि एलियंस पहले से ही धरती पर एक बर्फ के नीचे थे
इसीलिए कभी भी किसी ने उनके स्पेसशिप को धरती पर आते हुए नहीं देखा। और जब बर्फ पिघलने लगी तब एलियंस ने इंसानों पर हमला करना चालू कर दिया। अब ये सारे लोग सिक्योरिटी फोर्स के लीडर के पास आते हैं और उसे एलियंस के बारे में सारी बातें बताते हैं कि एलियंस रशिया में बर्फ के नीचे है। लेकिन वो डैन की बातों पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए डैन अपने फादर के पास आता है और उसे एलियंस के बारे में सारी बातें बताता है, जिस पर जेम्स रशिया जाने के लिए मान जाता है। तभी यहाँ पर हार्ट आती है और डैन को बताती है कि उसने मेडिसिन को बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया और कुछ मेडिसिन को अपने साथ रख लिया ताकि वो रशिया में जाकर सारे एलियंस को मार सके। अब ये सारे लोग प्लेन की मदद से रशिया पहुंचते हैं और वहाँ एलियंस को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एलियंस की स्पेसशिप मिलती है। स्पेसशिप के अंदर जाने से पहले डैन जेम्स और चार्ली को बाहर रुकने को कहता है और उन्हें बोलता है कि अगर स्पेसशिप से बाहर कोई एलियन आए तो उसे मार देना। और डैन अब अपने बाकी साथियों के साथ स्पेसशिप के अंदर जाता है और यहाँ इन सबको पता लगता है कि एलियंस की स्पेसशिप बहुत सालों पहले धरती पर क्रैश हुई थी। अब इन सबको एक रूम दिखता है जहाँ बहुत सारे व्हाइट स्पाइक सदियों से सोए होते हैं। फिर ये लोग मेडिसिन की मदद से एक एक करके सारे एलियंस को मारने लगते हैं। लेकिन ये एलियंस मरते समय बहुत आवाज करते हैं। इनकी आवाज से बाकी के एलियंस जाग जाते हैं। फिर वो डैन और उसके टीम पर हमला करने लगते हैं। अब डोरियन डैन को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि कोई भी एलियन स्पेसशिप से बाहर ना जा सके। डैन के बाहर आते ही डोरियन स्पेसशिप में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से डोरियन और उसके बाकी साथियों की डेथ हो जाती है। यहाँ डैन को अपने फादर से पता चलता है कि एक फीमेल व्हाइट स्पाइक स्पेसशिप से भागने में कामयाब हो चुकी है और अब अगर वो जिंदा बच गई तो वो बहुत सारे एलियंस को जन्म देगी। इसीलिए डैन और जेम्स उस एलियन को मारने उसके पीछे जाते हैं। जल्दी ही वो उस एलियन को ढूंढ लेते हैं और अब वो दोनों उस एलियन को मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो एलियन बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन आखिर में डैन मेडिसिन की मदद से उस एलियन को मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और डैन अपने घर पहुंचता है जहां वो जेम्स को अपने फैमिली से मिलाता है और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।